नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। जिले के गंगा थाना क्षेत्र में बेलवाड़ा हाईवे पर डेज के समीप एक होटल के बाहर एक कंटेनर में गुरुवार को भीषण आग लग गई। यह आग इतनी अधिक भीषण थी कि इसके पास खड़े ट्रक तक भी इसकी लपटें जा पहुंची और ट्रक में भी आग लग गई। बाद में दोनों वाहन जल कर धूप हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगा थाना क्षेत्र में बेलवाड़ा हाईवे पर डेज के समीप एक होटल के बाहर से गुजर रहे एक कंटेनर में भीषण आग लग गई। यह आग हीट वेव के कारण लगी। इन दिनों भीषण गर्मी के कारण न केवल राहगीर आम लोग बल्कि वाहनों चालकों को भी काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हीट वेव के कारण ही इस कंटेनर में आग लग गई, जिसमें काफ़ी लाखों रुपए मूल्य की दवाइयाँ भरी हुई थी और बाद में आग की लपटें एक ट्रक तक भी जा पहुंची, जिसमें वह भी जल गया। हालांकि चालक ने काफ़ी सूझबूझ का परिचय दिया और जब उसे जानकारी मिली कि इस कंटेनर में आग लग चुकी है तो उसने कंटेनर को सड़क के किनारे खड़े कर दिया। हालांकि आग की इस घटना के कारण यहां से गुजरने वाले वाहन जहां के ताम थम गए एवं होटल के बाहर खड़े अन्य कई वाहनों के चालक अपने अपने वाहन दूर ले जाते हुए देखे गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची एवं बाद में कई दमकलों द्वारा लगभग 2 घंटे पश्चात इस भीषण आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि राहत की बात यह रही कि इसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में जारी भीषण गर्मी एवं चिलचिलाती धूप के बीच कई संगठनों नगर परिषद द्वारा लोगों की प्यास बुझाने के लिए जगह जगह पानी की ठंडी केन रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी श्री सांवलिया चिकित्सालय परिसर में बुधवार को ग्रीष्म राहत सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया था। यह शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा किया गया, लेकिन शिविर प्रारंभ होने के एक दिन बाद ही गुरुवार को इस शिविर की हालत क्या थी, हम आपको बताते हैं कि क्या रहा शिविर के अगले दिन इसका हाल। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में इन दिनों जारी भीषण गर्मी एवं तापमान 45-46 डिग्री के आसपास रहने के बीच जगह जगह राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई संगठनों नगर परिषद आदि द्वारा ठंडी पानी की केन रखी जा रही है। इसी के तहत श्री सांवलिया चिकित्सालय परिसर में बुधवार को भाजपा द्वारा ग्रीष्म राहत सेवा अभियान के तहत ठंडे पानी की कई केन रखकर इसका शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा किया गया। लेकिन इस अभियान के दूसरे दिन ही यानी कि गुरुवार को हाल ये था कि जब सवेरे पानी की केन खाली हो गई तो बाद में इसे भरने वाला वहाँ कोई नहीं था। कई मरीज एवं उसके परिवार के सदस्य बार बार इन कैनों को हिलाते हुए देखे गए। कोई पानी की बोतल लेकर आ रहा था, कोई अन्य बर्तन, लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि यह पानी की कैन तो खाली है और पानी तो कब का ही खत्म हो चुका है, लेकिन वहाँ कोई जवाब देने वाला नहीं था और जवाब देने के नाम पर केवल 2 बच्चे मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि तेज गर्मी एवं धूप के कारण पानी की कैनें जो कि 25 रखी हुई थी वह सवेरे ख़त्म हो गई। उसके बाद जल धारा को इस कैन को भरने के लिए कहा गया है, लेकिन वह अभी तक नहीं आया है। चित्तौड़ दर्शन द्वारा पहले भी बताया गया कि इस तरह का अभियान प्रारंभ किया जाना तो शुरू हो जाता है, लेकिन बाद में यह अभियान निरंतर जारी रहे और इस तरह पानी की कैन खाली न हो उसके प्रयास किए जाने चाहिए। इसी तरह परिंदे में एक बार पानी भरने के बाद ये देखा जाना चाहिए कि यहाँ आने वाले बेजुबान पक्षी प्यासे तो नहीं लौट रहे, जिस तरह की मरीज एवं उनके परिवारजन प्यासे लौटते हुए देखे गए। हालांकि बाद में यह कैन यहाँ आए एक जल धारक वाहन के माध्यम से भर दी गई, लेकिन काफ़ी देर तक लोग इसी कारण परेशान रहे कि यह कैनें खाली थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि भाजपा के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है वह इसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और पानी की कैन खाली हो उससे पहले ही अन्य पानी की कैन यहाँ पहुँच जाए, क्योंकि इन दिनों पानी की खपत भीषण गर्मी के कारण काफ़ी अधिक हो रही है। राजस्थान में कई जिलों में इन दिनों लोगों को भीषण पेयजल संकट, अघोषित विद्युत कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा सभी
प्रभारी सचिवों को अपने अपने जिलों में भेजा गया कि वह ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करें और उसका फीडबैक अब मुख्यमंत्री शुक्रवार को लेंगे। इसके तहत चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी सचिव एट्रू भी यहां पहुंचे, लेकिन इस दौरान न केवल वह मीडिया से दूर रहे बल्कि आम लोगों की समस्याएं भी उन्होंने सुनना मुनासिब नहीं समझा। ये बात अलग है कि अन्य कई क्षेत्रों में वह गए और वहां लोगों से मुलाकात की, लेकिन चित्तौड़गढ़ में एक ऐसा गंभीर मामला था जिसको जानकर भी वह बेखबर रहे। चित्तौड़गढ़ में जिस तरह बड़े पैमाने पर अवैध रूप से जल दोहन का सिलसिला जारी है, बड़े बड़े बलकर रात के अंधेरे में पहुंच रहे हैं, उसकी जानकारी जयपुर तक भी आला अधिकारियों को पहुंच रही है। जिसके बीच चित्तौड़गढ़ के प्रभारी सचिव चित्तौड़गढ़ के 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे, लेकिन इस दौरान उन्होंने चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक तो ली, लेकिन मीडिया से दूरियां बनाए रखी। मीडिया के साथ ही अन्य कई काश्तकार एवं लोग इस अवैध जल दोहन के बारे में उन्हें जानकारी देना चाहते थे कि किस तरह इस दोहन को रोकने के लिए जो कमेटी बनाई गई वह कागजों में सीमित होकर रह गई है और प्रशासन के नाक के नीचे ही यह बलकर पानी से भरे कई बार यहाँ से गुजर रहे हैं, जबकि रात के समय तो अब हद होने लगी है। बड़ी संख्या में इस तरह के अवैध बलकर पहुँच रहे हैं और हिंदुस्तान जिंक द्वारा यह बलकर लाखों रुपए देकर खरीदे जा रहे हैं और इसके लिए उसे प्रति महीने काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन इसका खामियाजा काश्तकारों एवं अन्य लोगों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि कई गांवों में इन नलकूपों की वजह से पानी का जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है और पानी का जल स्तर गिरने के साथ ही काश्तकारों के जो कुएं हैं उनका पानी भी सूखता जा रहा है। लेकिन ऐसी में बैठने वाले अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद वह बेखबर है। लेकिन मुख्यमंत्री ने प्रभारी सचिव को इस बात का निर्देश देकर भेजा था कि वह विभिन्न जिलों में जाएं, लोगों से बातचीत करें और क्या समस्या है उसकी रिपोर्ट तैयार करें। इन सभी प्रभारी सचिवों से मुख्यमंत्री द्वारा शुक्रवार को जयपुर में फीडबैक लिया जाएगा और रिपोर्ट ली जाएगी। लेकिन जब प्रभारी सचिव ने इसकी जानकारी ही प्राप्त नहीं की और हकीकत का आईना देखने की कोशिश तक नहीं की, तो आखिरकार वह क्या मुख्यमंत्री को जानकारी देंगे कि किस तरह चित्तौड़गढ़ में पानी का ये बड़ा खेल चल रहा है। क्या इस पूरे मामले में कुछ जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि शामिल होने की वजह से ही सभी अधिकारियों ने अब चुप्पी साध ली है और सभी अब क्या मानसून का इंतजार कर रहे हैं? लगता कुछ ऐसा ही है। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधीनगर सेक्टर नंबर 2 में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में अब 21 फीट ऊंची शिखर बनाया जाएगा ताकि दूर से ही यह मंदिर लोग देख सकें। इस मंदिर में प्रतिदिन लोग दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। इस शिखर की आधारशिला का कार्यक्रम गुरुवार को संपन्न हुआ। इस दौरान महंत चंद्र भारती एवं अन्य पंडितों द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न करवाई गई। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधीनगर सेक्टर नंबर 2 में स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पर 21 फीट ऊंचा शिखर बनाया जाएगा, जिसकी आधारशिला का मुहूर्त गुरुवार सवेरे शुभ मुहूर्त में किया गया। मंदिर समिति से जुड़े रवि चतुर्वेदी ने बताया कि श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर गत कई वर्षों से लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां दर्शन करने के लिए प्रतिदिन कई लोग आते हैं। जहां कई वर्षों से पाटोत्सव एवं अन्नकूट जैसे आयोजन भी आयोजित किए जा रहे हैं और इसी मंदिर में अब 21 फीट ऊंचा शिखर बनाया जाएगा, जिससे मंदिर की भव्यता और भी अधिक निखर जाएगी। शिखर की आधारशिला का मुहूर्त हजारेश्वर महादेव मंदिर के महंत चंद्र भारती महाराज द्वारा रखकर किया गया। इस अवसर पर पंडित विष्णु शर्मा, सुरेश शाहिद एवं अन्य पंडित भी मौजूद थे, जबकि कार्यक्रम के दौरान रविंद्र चतुर्वेदी, कपिल चतुर्वेदी, गिरिराज सोनी, बालकृष्ण द्विवेदी सहित वार्डवासी और मंदिर समिति के सदस्य उपस्थित थे। इन सदस्यों ने बताया कि समय समय पर इस मंदिर में जहां अन्नकूट एवं पाटोत्सव के आयोजन किए जाते हैं, वहीं प्रतिदिन एवं विशेष तौर पर मंगलवार को इस मंदिर में संकट मोचन हनुमान का विशेष श्रृंगार भी किया जाता है।
ऋतुबलं समर्पयामि त्वग्जाः ऋतुबलं समर्पयामि अखण्डीलाम्बूलपत्रं समर्पयामि। चित्तौड़गढ़ जिले की पारसोली पुलिस ने हाईवे पर डकैती करने वाले 2 कुख्यात अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ लूट, डकैती समेत अन्य कई धाराओं में 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पारसोली पुलिस ने 2 ऐसे कुख्यात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो कि हाईवे पर डकैती करने वाले गिरोह से जुड़े हुए हैं, जिनके खिलाफ लूट, डकैती जैसी 1 दर्जन से अधिक वारदातों में प्रकरण दर्ज हैं और पुलिस को इनकी काफ़ी समय से तलाश की जा रही थी। और यह अभियुक्त मध्य प्रदेश के देवास जिले के भेरवा खेड़ी निवासी अर्दीप उर्फ अमरदीप सिंह कंजर एवं महेश उर्फ महेश काला कंजर हैं। यह दोनों अपराधी बदमाश प्रवृत्ति के हैं जो गिरोह के माध्यम से हाईवे पर चलने वाले ट्रक चालकों के आड़े कोई वाहन लगाकर चालकों को बंधक बनाकर लूट, डकैती जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देते रहे हैं। पुलिस अब इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद इनके द्वारा अन्य स्थानों पर जो वारदातें की है उसके बारे में पता लगाने के साथ ही इस गिरोह के अन्य साथियों के बारे में भी पता लगा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी से अन्य अभियुक्तों के हौसले भी पस्त होंगे। चित्तौड़गढ़ की चंदेरिया थाना पुलिस ने गोसुंडा के खेड़ा गांव में अवैध रूप से चल रहे एक केमिकल फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब्त किया है, जो कि कई जरीकनों में भरा हुआ था। इस दौरान मौके से एक अभियुक्त फरार हो गया, जिसे पुलिस ने नामजद कर लिया और उसकी तलाश की जा रही है। हालांकि इसमें अन्य कई लोग भी शामिल हो सकते हैं। जिला विशेष टीम एवं चंदेरिया थाना पुलिस द्वारा चंदेरिया थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे केमिकल प्लांट में दबिश देकर 6000 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित भारी मात्रा में अन्य उपकरण जब्त कर एक आरोपी को नामजद कर लिया, जो कि मौके से फरार हो गया था। जिला विशेष टीम को सूचना मिली कि चंदेरिया थाना क्षेत्र में गोसुंडा का खेड़ा गांव में धौलेश्वर महादेव के पास पहाड़ी की तलहटी में अवैध रूप से यह केमिकल प्लांट का संचालन हो रहा है, जिस पर जिला विशेष टीम ने चंदेरिया थाना पुलिस को इसकी सूचना दी और बाद में पुलिस जाब्ते ने यहां पर छापा मारा, लेकिन पुलिस टीम को आता देखते मौके से एक व्यक्ति फरार हो गया। पुलिस ने यहां से 120 जरीकनों में यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब्त किया और इस प्रकरण में एक अभियुक्त गौसुंडा का खेड़ा निवासी नेहरू लाल भोई को नामजद कर लिया है। हालांकि जिस बड़े पैमाने पर यहां से जरीकैन जब्त हुए और यह केमिकल फैक्ट्री चल रही थी, उसे माना जा रहा है कि इसमें कई बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं और यह काम केवल एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। अब देखना यह है कि पर्दे के पीछे या अन्य जो लोग इसमें शामिल है उनको नामजद कर उनकी गिरफ्तारी भी की जाती है या नहीं, या केवल एक व्यक्ति को ही मोहरा बनाकर पुलिस इत्तीश्री कर लेती है। हालांकि पुलिस ने जिस तरह यह कार्रवाई की उससे लगता है कि पुलिस जांच पड़ताल करने के बाद अन्य लोगों को भी नामजद कर उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो यहाँ से यह एसिड जब्त किया गया वह काफ़ी अधिक हानिकारक है एवं आँखों को भी नुकसान पहुँचा सकता है। विशेष रूप से बच्चों के लिए यह काफ़ी अधिक घातक है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि यह अवैध केमिकल फैक्ट्री यहाँ कब से संचालित हो रही थी और इसकी सप्लाई आखिरकार कहां पर इनके द्वारा की जाती रही है। पुलिस कोतवाली चित्तौड़गढ़ द्वारा निकटवर्ती सेमलपुरा मोड़ पर 13 क्विंटल 7 किलो से भी अधिक अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया। इसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। चित्तौड़गढ़ जिले में गत कुछ दिनों से नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उसे लगातार सफलता भी मिल रही है।
कुछ और समाचार, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि चित्तौड़गढ़ की एक होटल में एक युवक की छत से कूद जाने के बाद हुई मौत ने पीछे छोड़े कई सवाल। वाल्मीकि समाज ने गुरुवार रात्रि को होटल में किया प्रदर्शन, पुलिस पहुंची मौके पर, 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग। लेकिन सब कुछ ब्रेक के बाद। कुछ और समाचार, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि चित्तौड़गढ़ की एक होटल में एक युवक की छत से कूद जाने के बाद हुई मौत ने पीछे छोड़े कई सवाल। वाल्मीकि समाज ने गुरुवार रात्रि को होटल में किया प्रदर्शन, पुलिस पहुंची मौके पर, 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग। लेकिन सब कुछ ब्रेक के बाद। वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, वर्ल्ड क्लास वाटर हाइजीन, वर्ल्ड क्लास राइड्स तैयार हैं। हमें बस आपका इंतजार है। शंकुज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट। 6, 5, 4, 3, 2। डर जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकुज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। अच्छी वाली लेना, बिल्कुल भी ब्लर मत करना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, परफेक्ट। उम्र जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकुज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। पापा, अगर मैं फर्स्ट आया तो संडे स्टडीज बंद। और अगर मैं फर्स्ट आया तो तेरी आइसक्रीम की जिद बंद। और अगर मैं फर्स्ट आई तो करेले की सब्जी चालू। ब्रेक के बाद आपका समाचार में पुनः स्वागत है। चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र सैंती में उदयपुर मार्ग पर स्थित होटल आराधा में गत मंगलवार रात्रि को अलग अलग कमरों में मध्य प्रदेश एवं उदयपुर से आए कुछ लोग ठहरे हुए थे एवं मध्य प्रदेश नीमच से जो लोग आए थे उनके साथ कुछ महिलाएं भी शामिल थी, जिनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, बाद में मारपीट हो गई और उसके बाद उदयपुर के अभय कंडारा ने इस होटल के छत से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी, जिसका पोस्टमार्टम करवा शव उदयपुर में परिजनों को सौंप दिया। लेकिन इस अभय की मौत पीछे छोड़ गई कई सवाल, जिसको लेकर अभय के पिता, परिजन, परिवार के सदस्य और वाल्मीकि समाज के कई लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं, जिन्होंने गुरुवार रात्रि को होटल में प्रदर्शन किया, मुआवजे की मांग की एवं इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की, जिनका कहना है कि उसे मारपीट करने के बाद होटल की छत पर ले गए और मूर्छित अवस्था में उसे नीचे फेंक दिया। हालांकि यह पुलिस के लिए अब जांच का विषय है। चित्तौड़गढ़ के सैंती क्षेत्र में उदयपुर मार्ग पर स्थित है होटल आराधना। इसी होटल के कुछ कमरों में गत मंगलवार रात्रि को कुछ यात्री ठहरे हुए थे। इन यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। मारपीट एवं कहासुनी की घटना के पश्चात
उदयपुर के एक व्यक्ति द्वारा होटल की छत से कूद जाने के बाद उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद सदर पुलिस थाना चित्तौड़गढ़ में पीड़ित पक्ष की ओर से गुरुवार रात्रि को इस संबंध में मामला दर्ज करवाया गया। चित्तौड़गढ़ के 37 क्षेत्र में इस होटल आराधना में मंगलवार रात्रि को नीमच मध्य प्रदेश से लगभग 13-14 जने आए हुए थे, जिनमें कुछ युवतियां भी शामिल थे, जिनके द्वारा अलग अलग कमरे बुक करवाए गए थे। जबकि इसी होटल में पहले से ही उदयपुर से आए कुछ युवक कमरा नंबर 209 में ठहरे हुए थे। गत मंगलवार रात्रि को इन यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई एवं मध्य प्रदेश से आए लोगों ने उदयपुर के लोगों के साथ बेरहमी के साथ मारपीट की और यह उस होटल का पीछे का दृश्य है। इसी होटल की छत से बाद में उदयपुर निवासी अभय कंडारा ने छलांग लगा दी। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार उसके द्वारा छलांग लगाने का कारण क्या था। क्या मारपीट की घटना के बाद वह इतना डर गया खौफ के कारण कि उसे अपनी जान बचाने के लिए इस होटल की छत से कूदना पड़ा, या मारपीट करने के बाद उसे इस होटल की छत से धक्का दे दिया गया। यह पुलिस के लिए जांच का विषय है। लेकिन होटल की छत का यह नज़ारा है और इसके ऊपर लोहे की सीढ़ियाँ लगी हुई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति इस लोहे की सीढ़ियों पर जाने के बाद ही छत पर और अधिक ऊंचाई पर पहुंच सकता है। तो क्या अभय कंडारा इस हालत में था कि मारपीट होने के बावजूद वह सीढ़ियां चढ़कर छत तक पहुंच गया और वहां उसने छलांग लगा दी, जबकि इस छत पर कई कमरे भी हैं जहां की वह सुरक्षित रह सकता था और अंदर से कमरा बंद कर अपने आप को बचा सकता था। क्या मृतक को यह जानकारी थी कि छत पर जाने का रास्ता यहाँ पर है और यहाँ भी एक लोहे की सीढ़ी लगी हुई है जिसके लिए उसे ऊपर जाना पड़ सकता है। हालांकि इस चार दीवारी से भी नीचे का रास्ता है, लेकिन मृतक द्वारा यहाँ छलांग नहीं लगाई गई बल्कि पीछे की ओर लगाई गई और इसके लिए ठेठ ऊपर तक जाना पड़ता है जहाँ की पानी की टंकियाँ रखी हुई है। इसी कारण यह मामला और अधिक उलझ गया है, जिसको लेकर अब पुलिस जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। और इस घटना के बाद मृतक के परिवारजन, जिन इसमें उसके पिता, भाई आदि भी शामिल है, वह गुरुवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ पहुंचे। हमने इस पूरे मामले को लेकर होटल के कर्मचारियों, मृतक के पिता आदि जनों से बातचीत की, जिनका आरोप है कि मारपीट करने के बाद उसे मूर्छित अवस्था में मारपीट करने वाले लोग छत के ऊपर ले गए और उसके बाद में उसे धक्का दे दिया। वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा काफ़ी देर तक इस होटल आराधना में डेरा डाले रखा और निष्पक्ष जांच करने की मांग की जाती रही। चित्तौड़ दर्शन ने उसके कमरे को भी देखा जहां के अभय एवं अन्य लोग ठहरे हुए थे और उस कमरे में खून के कुछ निशान अभी भी मौजूद हैं। इन लोगों के यहां पहुंचने पर सदर पुलिस थाना में जाब्ता भी मौके पर पहुंचा एवं अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। 209 कमरा जिसमें कि अभय एवं उसके साथी ठहरे हुए थे, उसको हम दिखाएंगे। उससे पहले होटल के इस कर्मचारी का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, सुनते उसी की जुबा और पूरा मामला बताएं। सर, रात को 2 बजे की घटना है। हम नीचे सो रहे थे काउंटर पे, तो ऊपर से आवाज़ ही चिल्लाने की ऊपर आके देखा तो ये गेट पे धक्का धूम कर रहे थे सब, लेडीज़ वगैरह और ये जेंट्स वगैरह से आ रहे थे। तो उदयपुर से जो लोग आए थे वो कमरा नंबर 209 में ठहरे हुए थे और बाकी जो नीमच के लोग थे वो कितने कमरे, 4 कमरे में ठहरे थे? 2 कमरे थे, 208 और 211। ठीक है। क्या यहाँ वाले क्या कर रहे थे? ये ड्रिंक कर रहे थे। तो ये लोग ड्रिंक कर रहे थे, जो नीमच से लोग आए थे उसमें लड़कियां भी शामिल थी? लड़कियां नहीं, लेडीज वगैरह थी जो उस रूम में। हाँ, मतलब वही लेडीज लड़कियां एक ही बात होती, युवतियां महिलाएं भी शामिल थी। महिलाएं उस रूम में थी, जेंट्स सारे इधर थे। हाँ, लेकिन सब साथ में तो थे ना? साथ में आए थे ना? सब साथ में आए। ठीक है। उसके बाद झगड़े की सूचना आपको मिली? 2 बजे झगड़े की सूचना मिली, चिल्ला चोट की आवाज़ आई, तो हम ऊपर आके देखा हमने तो चिल्ला चोट हो रही थी और ये सब गेट पे तमाम गेट खोलने के लिए सब पड़े हुए थे। गेट खुला नहीं इनसे। फिर 15-20 मिनट बेजामानी करने के बाद हमने समझाया उसको बहुत, तो समझ गए एक बार, तो वो सब रूम में बैठ गए एक बार। तो फिर एक लेडीज़ वापस ऊपर आई, तो उसने वापस चिल्ला चोट स्टार्ट कर दी और इन सबको वापस सारे जाके गेट पर ये करने लग गए। वापस गेट खुल गया, ठीक है, जो अंदर झगड़ा करने लग गए। हमको वापस चिल्ला चोट की आवाज़ दी तो हम वापस ऊपर आए, देखा तो ये अंदर लड़ाई कर रहे थे और रूम की लाइट बंद थी।
और वहाँ उनके साथ बेल्ट और जो वहाँ लोहे के पाइप वगैरह पड़े थे उनके साथ मारपीट की जा रही थी। हाँ, वो सर हमारे यहाँ नल फिटिंग का काम चल रहा है, उसका सामान पड़ा हुआ है। हाँ, तो उसी से मारपीट की जा रही थी। अच्छा, रात को उस समय घटना के समय कितने होटल के कर्मचारी मौजूद थे? हम सर 2 जने तो काउंटर पे थे, बाकी एक माधु जी है वो दिन में काम करते हैं, तो वो रूम में सो रहे थे, तो चिल्ला चोट की आवाज़ से फिर वो भी आए। ठीक है, मारपीट हुई, उसके बाद कुछ जने नीचे भाग गए और फिर जो मृतक है अभय उसके साथ क्या हुआ? वो जो 3 थे वो तो नीचे भाग गए थे, फिर एक को क्या उन्होंने रूम में लॉक कर दिया था, वो चाबी लेके नीचे आ गए थे कि हम पुलिस को बुला रहे हैं और इसको पकड़ाएंगे। तो फिर ये सब नीचे ही थे, फिर नीचे जिप्सी आई, पुलिस वालों के साथ हम सब ऊपर आए। ऊपर आके देखा तो रूम में वो नहीं था, क्योंकि रूम अंदर से भी खुल जाता है वापस, तो गेट खोल के शायद बाहर चले गए, पता नहीं, अंदर तो नहीं थे रूम में। इन लोगों ने मूर्छित अवस्था में उसको नीचे फेंक दिया। लेकिन सवाल ये कि वो व्यक्ति अभय इतना घायल अवस्था में था, उसके बाद छत पर जाता है, छत पर लोहे की आपकी सीढ़ियाँ लगी हुई है, सीढ़ियों पर चढ़ जाता है, कूद जाता है, ये कैसे संभव हुआ? ये तो सर पता नहीं, हम सब काउंटर पे थे नीचे। नहीं, लेकिन आप काउंटर पे थे, आदमी तो ऊपर गया ना छत पर, छत से ही कूदा ना, तो नीचे से तो कूदा नहीं। तो फिर आपको रात को मालूम नहीं पड़ा कि आदमी मिलके मूर्छित अवस्था में उसको नीचे फेंक दिया? आपको कोई मालूम नहीं पड़ा कि ऊपर से कोई आदमी कूद गया है और आपको मालूम नहीं पड़ा? सर ऊपर देखा नहीं सर, हम सब तो नीचे थे, पुलिस वाले आए थे, तो वो हमसे तक बताओ। आपको कब मालूम पड़ा कि कोई व्यक्ति घायल हो गया है, युवक घायल हो गया, आपको कब मालूम पड़ा? नीचे पुलिस थी, हाँ, पीछे से एक आंटी जी अंकल जी कोई है नीचे रहते हैं, हाँ, उन्होंने पुलिस वाले को बोला कि पीछे सर कुछ गिरा है, तो फिर पुलिस वगैरह सब देखने गई, फिर हम भी नीचे जाके देखा, फिर वो आपकी छत पर जो हमने देखा वहाँ सीसीटीवी लगे हुए नहीं है, छत पे नहीं है, कैमरे लगे हुए नहीं है, एक है जो किचन में। बाकी जो 3 लड़के हैं, जो 3 या 2-3 जो भी थे वो नीचे भागे, चौथा जो है वो भी भाग सकता था, ऊपर चला गया आदमी विपरीत दिशा में और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गया, घायल अवस्था में थी, इतनी मारपीट हुई और उसके बाद वो कूद जाता है, ये क्या संभव है? आपको क्या लगता है ये लोग मारपीट करके उसको ले गए ऊपर? मारपीट तो करी सर इन्होंने, हाँ, हमारे सामने करी मारपीट। उसके बाद तो हम नीचे थे, नीचे सब पुलिस वाले हमसे वो कुछ पूछा था। पुलिस वालों को सूचना किसने दी? पुलिस वाले तो नीचे वो आए थे अपने हॉस्पिटल में किसी मरीज को लेके, तो नीचे भीड़ भाड़ देख के वो आ गए थे। जब होटल में आप लोगों ने देखा मारपीट हो रही, सबको इतना बड़ा गंभीर रूप से मारपीट की जा रही, बेल्ट आदि से मारपीट की जा रही, तो आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? सूचना करी ना सर 2 बजे की बात। कब? ये घटनाक्रम शुरू हो जाता है सवेरे रात को 11 बजे। 11 बजे ये सारी बातें होती है, दारू लोग को शराब पीते हैं, उसके बाद में जब हंगामा होता है, मारपीट होती है, 2 बजे तो वो व्यक्ति ऊपर से कूदा है। तो जब 1-2 घंटे घटनाक्रम चल रहा था तो उस समय आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? सर सूचना दी ना, फोन करा था सर। फोन तो आपने तब लगाया जबकि सब कुछ मारपीट हो चुकी, सारा मामला निपट चुका था, उसके बाद आपने सूचना दी। जब आप घबरा गए, आपको लगा कि अब हम होटल वाले फंस जाएंगे, तब आपने सूचना दी। हमने तो कुछ करा ही नहीं सर, हमने तो कुछ करा ही नहीं ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हर होटल की ये ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि यदि उसके साथ में कोई घटना होती है होटल में तो उसकी लापरवाही न हो, इसलिए वो पुलिस को सूचित करे। किसका दबाव था आप पर कि आप सीसीटीवी के कैमरे कुछ फुटेज नष्ट करना चाहते थे? नहीं सर, फुटेज है अभी भी। तो फिर आखिरकार पुलिस को समय रहते सूचना क्यों नहीं दी? यदि सूचना देते तो शायद ये घटना भी नहीं होती है। घटना फोन तो करे थे सर पुलिस को। होटल मालिक को कब आपने सूचना दी? रात को दी थी। रात को होटल मालिक आया? होटल मालिक आया? नहीं आए। आए थे सर। कब आए? हमारे एक महिपाल जी है, वो सब आ गए थे। महिपाल की बात ही कर रहा हूँ मैं, होटल मालिक की बात कर रहा हूँ। वो होटल आपने सूचना दी, उसके बाद वो इतनी गंभीर घटना हो गई, फिर इतनी मारपीट हुई, सब कुछ हुआ, होटल मालिक रात को आए या नहीं? आ गए थे सर। कब आए? 4 बजे आ गए थे अभी। 4 बजे आ गए थे। उसके सीसीटीवी फुटेज है आपके पास? सीसीटीवी फुटेज है उसके? तो फिर नहीं है कि नीचे से ऊपर चल रहा तो फुटेज नहीं हो गया? एक मिनट, आप कह रहे हो कि उसके साथ था। क्या नाम आपका? और यह चित्तौड़गढ़ का युवक है जो कि घटना के दिन रात्रि में उदयपुर से आए लोगों के साथ मौजूद था, बताया गया है जो कि उनका रिश्तेदार है। बताते हैं इसके द्वारा आखिरकार उस दिन क्या देखा गया। 10 से 15 लोग तो नीमच से जो आए थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उदयपुर से लोग आए उनकी बात कर रहा हूँ, जो 209 में ठहरे हुए थे। पहले 4 जने थे, फिर मैं आया था 5 हो गए थे। आप चित्तौड़गढ़ के हैं, आप उनके रिश्तेदार हैं और आप उनसे मिलने के लिए आए थे, फिर आप चले गए थे, फिर आप वापस आए जब आपको सूचना मिली। 11 साढ़े 11 के बीच में वापस निकल गया था। तो जब आप आए वापस दूसरी बार यहाँ पर, जैसे आपको सूचना मिली मारपीट, तब आपने क्या देखा? नहीं, मैं दूसरी बार क्या हुआ, मैं घर चला गया था, तो ये मेरे को वापस घर पे लेना है, हिम्मत और ये मेरे को घर पे लेना आए थे, तो मैं इनके साथ में वापस यहाँ आया। यहाँ आया तो हम थोड़ी देर बैठे, उसके बाद क्या हुआ, हम ये क्या खाना उन्होंने खाना नहीं खाया था, तो हम 4 लाइन खाना खाने गए। खाना खा के आए हम, तो क्या है, रूम की चाबी नीचे थी, हम चारों ऊपर आ गए। ऊपर आए तो मैं रूम की चाबी नीचे लेने गया, जितने 2 मिनट रुका, पानी वानी पिया, मैं ऊपर आया ना 5-7 मिनट में, जितने यहाँ पे बहसबाजी चल रही थी रूम के बाहर, वो लेडीज वगैरह धक्का मुक्की कर रही थी, जेंट्स धक्का मुक्की कर रहे थे। मैं आया, मैंने समझाया तो माने ही नहीं हो, तो रूम की चाबी मेरे पास थी, मैंने लॉक खोला रूम का
और हम चारों अंदर आ गए, वो चाबी बाहर ही रह गई, तो उन्होंने लेके गेट लगा दिया और हमको अंदर से लॉक कर दिया। फिर हम 5 से 10 मिनट तक अंदर ही बैठे रहे सब जने। फिर क्या हुआ, उन्होंने एकदम गेट वेट वगैरह बजीने लग गए और एकदम गेट खोला, सब अंदर आ गए 10-15 जने और हमारे ऊपर मारपीट। तो वो 10-15 लोग थे। हिम्मत यहाँ खड़ा था, ये अबे यहाँ था और एक और वो बंदा वहाँ गेट के यहाँ था और वो मारपीट करने लगे। तो लड़कियों जो लड़कियां और महिलाएं थी उन्होंने मारपीट की। सब मारपीट करने लगे, उनके पास बेल्ट वगैरह थे, सब मारपीट करने लगे, कुर्सियां वगैरह फेंकने लगे। फिर हम धक्का उस समय स्टाफ भी था मारने में। हाँ स्टाफ था वहाँ पे, मारने में नहीं था स्टाफ। उस समय सभी शराब के नशे, उस समय मारपीट करने वाले सभी शराब के नशे में थे या कुछ लोग थे? सब शराब के नशे में थे। अच्छा, फिर उसके बाद में जो मारपीट जो की 10 से 15 लोग मारपीट के थे, आपके उसमें युवतियां भी शामिल थी जिन्होंने मारपीट की। उसके बाद करी थी, गाली गलौज करी थी, सब कुछ। तो उस दौरान मारपीट करने के दौरान होटल के कर्मचारी आए या नहीं? होटल के कर्मचारी आए, हमको बचाने लगे तो उनको भी उन्होंने धक्का मुक्की की और उनके साथ भी मारपीट करने लगे। तो अब उसके बाद में 2-3 जाने नीचे भग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि गंभीर पे। अब अभय जब यहाँ से गायब हुआ तब वो उस टाइम क्या हुआ? उस टाइम आप वहाँ मौजूद थे क्या? सर मैं भाग गया था नीचे, साथ में सब भाग गए नीचे। बाद में हमको पता नहीं, मैं यहाँ से गया सीधा, गोपाल अबे का फ्रेंड है, उसको लेने गया घर पर। उसको लेके हम यहाँ तक आए, जितने पता पुलिस आ गई तो हम घबरा गए, पुलिस हमको पकड़ के ले जाएगी। तो फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि ऐसा हो गया, तो फिर हम हॉस्पिटल में डायरेक्ट हॉस्पिटल। बात भी नहीं फोन पे कोई? नहीं, इस बीच पे फोन पे नहीं, मेरा मोबाइल से बात हुई थी, गोपाल की हुई थी बात। किसकी? गोपाल है ना, गोपाल की बात किससे हुई थी? अब्बे से हुई थी। कितनी बजे? अच्छा, जब घायल को यहाँ अस्पताल ले गए श्री सावने चिकित्सालय में, कितनी देर तक यहाँ भर्ती था? यहाँ मैं पहुंचा उसके बाद तो कम से कम 20-25 मिनट होंगे, उसके बाद रेफर कर दिया। आधे घंटे बाद रेफर कर दिया। तो इस आधे घंटे के दौरान कोई होटल का कर्मचारी, होटल मालिक या उसका रिश्तेदार कोई आया उनसे कुशल क्षेम पूछने? होटल जो बताऊँ यही वहाँ ले जा रहे थे इन्होंने, CT स्कैन वगैरह सब कुछ होटल वालों ने करवाया था। उसके बाद ये वहीं था, स्टाफ वहीं था, फिर हम भी आ गए थे। और आप मृतक का गुरुवार को पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसके पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य भी वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ होटल में पहुंचे। मृतक के पिता का इस बारे में क्या कहना है, सुनते उनकी जुबान। मेरा बच्चा डरने वालों में से नहीं था, उसको मार कर ऊपर से छत से फेंका गया। फिर आपको इस घटना की जानकारी कब मिली? मुझे सुबह 4 बजे मेरे सादा जी ने फ़ोन किया कि अभय बेहोश है, इसको हॉस्पिटल में और हम उदयपुर लेके आए। और हमें ये भी जानकारी मिली जब आप लाश उदयपुर ले जाते हैं, एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं, वहाँ उसका ऑपरेशन किया जाता है और लाश इस कारण देने से इनकार कर दी जाती है कि आपके उसमें पैसे नहीं, पैसों की मांग की जाती है और उस पैसों के कारण आपको लाश नहीं दी जाती है। सही बात है? सही बात है। अब आप लोगों की क्या मांग है? सर हमारी ये मांग है सर कि ये मेरे साला जी है, जो गुजरा है वो मेरा भतीजा था, और वहाँ के जो आप बता रहे चिकित्सालय के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है गीतांजलि के, वहाँ पर जब हमने एडमिट करवाया बच्चे को, तो डॉक्टर ने ये कहा कि ये 99% मृतक हो चुका है, इसकी मूर्छित हो चुका है। 1% की मैं गारंटी लेता हूँ, जिस पर करीब 4,75,000 रुपये उन्होंने इनसे वसूले हैं हमारे लोगों से और वहाँ जमा करवाए। और हम ये चाहते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो भी हमें गुमराह करके सहयोग नहीं कर रहा है, और हम चाहते हैं कि हमें उचित न्याय मिले, इस पिता को उस बच्चे के गुजरने का उचित न्याय मिले और सरकार से मुआवजा मिले इस पिता को। सरकार से ये चाहेंगे, मांग करेंगे कि सरकार से भी इस बच्चे के पिता को मुआवजा मिले, क्योंकि और जो हत्यारे हैं, जो हत्या करके चले गए हैं यहाँ से, उसको छत से मूर्छित अवस्था में छत से फेंक दिया है, जिससे और ज़्यादा घायल होने से उसका हार्ट जो है फट गया, उससे ब्लड जाने से वहाँ जाते जाते उदयपुर उसको मूर्छित अवस्था में पहुँचा, और डॉक्टर ने भी ये माना कि ये 99% मृतक मूर्छित हो चुका है। 1% में इसका मैं इलाज करूं, आप कहो तो करूं, नहीं कहो तो नहीं करूं। और उस पर भी उसने 1% में भी इलाज किया, जिससे वो उस बच्चे की मृत्यु हो गई। आपको इस पूरे मामले में होटल प्रबंधकों की कोई लापरवाही लगती है? इसने सरासर होटल प्रबंधक ने अभी भी कैमरे जो यहाँ चालू थे उनको बंद कर दिया, उनको रिकॉर्डिंग को गायब कर दिया, उनके जो भी हमें जो उचित न्याय मिलने की आशा थी जिनसे, वो उन सबको मिटा दिए हैं। और होटल प्रशासन को चाहिए था कि समय रहते इसकी सूचना पुलिस को देते, तो ये आज ये घटना नहीं घटती। पुलिस में आपने जो मामला दर्ज कराया है, तो निश्चित रूप से आपके अनुसार
हत्या का आपने मामला दर्ज कराया होगा, तो अब कराएंगे आप कराएंगे हत्या के मामले में आप दर्ज करेंगे। आपको लगता है कि पुलिस निष्पक्ष जांच कर पाएगी या आप आला अधिकारियों से इस बारे में? कानून पर विश्वास है और हम कानून पर विश्वास करते हैं और पुलिस हमें पूरा सहयोग करेगी, ये भी मानते हैं। और जिस तरह से हमारे साथ सीआई साहब ने बात की है, मैं मानता हूँ कि वो बिल्कुल इसके पक्ष में है कि हमारे को पूरा न्याय मिले। यानी चित्तौड़गढ़ सदर पुलिस थाना अधिकारी जो गजेंद्र सिंह हैं, उनकी जो भूमिका आपको जो है लगती निष्पक्ष है, पारदर्शिता के साथ जांच होगी। अब रही बात मुआवजे की, आप सरकार से कितने मुआवजे की मांग कर रहे हैं? क्या आपका जो आज देखिए सर के कम से कम इस 50 लाख तो इस बच्चे के पिता को मुआवजा मिलना चाहिए। क्यों कि उस बच्चे को जीएनएम की ट्रेनिंग करवाई इस पिता ने, उसको बीएससी करवाया, उसको पढ़ाया। आज जब वो कमाने लायक हो गया तो उस बच्चे का जो साथ है वो छूट गया इनसे और आज ये अकेले रह गए। और यदि मांग पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा वाल्मीकि समाज का? वाल्मीकि समाज ये आज जो इकट्ठा हुआ है, हम उदयपुर से आए हैं और चित्तौड़गढ़ से भी आए हैं, भीलवाड़ा से भी आए हैं और राजसमंद से भी आए हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसी दुर्घटना होटलों में नहीं हो, ऐसी घटनाएं होटलों में नहीं हो और समाज को एक अच्छा सा सुचारू रूप से चलने वाला होटल और व्यवस्था मिले। और हम ये चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं पर पुलिस अंकुश लगाए और होटल प्रशासन को सचेत करें, इसके लिए पाबंद करें। मैं ये प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि प्रशासन हमारे को पूरा न्याय दिलाए और ऐसी घटनाओं पर अविलंब रोक लगाए और इस पिता के बच्चे को जो है बच्चा गया है इसको 50 लाख जो मुआवजा दिलाया जाए। और नहीं होता है ऐसा तो आज 4 हमारे जो जिले हैं उन 40 जिलों के यहाँ पर हमारे वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, इस होटल के अंदर हैं और सारे चीजों को इन्होंने देखा है और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमारे बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है वो इन्होंने देखा है। अगर ये नई प्रशासन हमारे साथ ऐसा न्याय करता है तो धरना प्रदर्शन समाज द्वारा किया जाएगा और हड़ताल पे बैठते हैं। अब इस पूरे मामले में पुलिस के लिए सबसे बड़ी जांच का विषय है कि आखिरकार घायल स्थिति में भी अभय कंडारा यहाँ तक कैसे पहुँच गया और आखिरकार उसे क्या मजबूरी रही जिसके कारण उसे छत से कूदना पड़ा, जबकि उसे मालूम था कि वह इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद शायद ही जीवित बच पाएगा। और गंभीर घायल अवस्था में यहाँ भर्ती करवाने के बाद उदयपुर में उसकी मौत हो गई। उसे एक निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया जहाँ उपचार के दौरान उसकी बुधवार को मौत हो गई थी।